नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जितू जी क्लासेज पर मैं मनीष स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम कुछ मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले 40 से 50 मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट का वीडियो है जिसमें आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। वाक्य सहित क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले भाई। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो भाई, मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है और उसको कैसे देखें सॉल्व किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में बेडस नदी, देखिए बेडस नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल नगरी की खोज सर्वप्रथम किसने की? देखिए भाई, आपको यहाँ पर दे रखा है खोज के बारे में। किसके बारे में दे रखा है? एक तो होती है खोज और एक होता है उत्खनन। क्या होता है भाई? उत्खनन। आपने तो किताब में उत्खनन देखा, यहाँ पर लिख रही है सर्वप्रथम खोज किसने की, तो आप ऑप्शन को गलत करके आ जाओगे ऐसे। तो इसलिए दिमाग को इस तरह रखें और खोज और उत्खनन में जो है फर्क है वो समझे। खोज अलग होता है, उत्खनन कार्य अलग होता है। तो क्वेश्चन को हमेशा समझने के बाद ही उसका आंसर दें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है भाई। तो यानी कि चित्तौड़गढ़ में बेडस नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल नगरी की खोज सर्वप्रथम किसने की? यानी कि किसके द्वारा सर्वप्रथम खोज की गई? नगरी स्थान चित्तौड़गढ़ जिले में है। बेडस नदी के ये किनारे पर जो स्थान है। तो अपन बात करेंगे। देखे भाई, 1904 में डी.आर. भंडारकर दोस्तों, इन्होंने खोज नहीं की थी, इन्होंने इसका उत्खनन कार्य करवाया था सर्वप्रथम। कब भाई? तो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने करवाया? तो आप बात करेंगे डॉक्टर डी.आर. भंडारकर साहब की। कब करवाया? 1904 में। फिर ऑप्शन नंबर 2 है हमारे सामने 1872 में कार्लाइल। तो दोस्तों, बिल्कुल नगरी की सर्वप्रथम जो खोज है ये कार्लाइल साहब ने करवाई, की थी। इन्होंने की थी। कब की? तो आप बात करेंगे 1872 में। तो देखें, खोज किनके द्वारा की गई? तो खोज की गई थी, देखिए इनके कार्लाइल के द्वारा। क्या भाई? खोज। उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था सर्वप्रथम 1904 में। फिर खोज की बात अपन करेंगे तो खोज किसके द्वारा की गई? तो कार्लाइल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? कार्लाइल के द्वारा। आप सीधी सी बात है, नगरी की जो खोज है दोस्तों, ये कार्लाइल के द्वारा 1872 में की, और इसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में डी.आर. भंडारकर के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं, देखें नगरी। तो दोस्तों, यहां से कुछ चीजें भी प्राप्त हुई है। जैसे अपन बात करते हैं सीवी जनपद। देखिए, सीवी जनपद जो था उसके सिक्के जो प्राप्त हुए हैं यहाँ से, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिक्के और गुप्तकालीन, और देखें गुप्तकालीन कला के अवशेष हैं जो यहाँ से प्राप्त हुए। गुप्तकालीन कला के क्या भाई? अवशेष जो हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन क्लियर है भाई। तो आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सिंह ने, प्रताप सिंह ने, सोमदास, गंगादास। देखिए भाई, ये वागड़ क्षेत्र हैं। पहली बात तो वागड़ क्षेत्र कौन कौन सा है भाई? देखिए, आप बात करेंगे राजस्थान के इस मैप में, ये है उत्तर, ठीक है भाई, ये दक्षिण। तो दोस्तों, ये दक्षिण का जो क्षेत्र है ना, राजस्थान का दक्षिण का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें अपन बात करें, देखें बांसवाड़ा,
डूंगरपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का कुछ एरिया, प्रतापगढ़ का कुछ भाग, कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र जो हैं इस वागड़ क्षेत्र में शामिल हैं। इनकी बांसवाड़ा पूरा आ जाएगा, डूंगरपुर आपका पूरा का पूरा जो है डूंगरपुर मतलब डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा। प्रतापगढ़ जिले का कुछ कुछ मतलब थोड़ा बहुत भाग है इस वागड़ क्षेत्र में शामिल है। तो देखिए वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप बात करेंगे सामंत सिंह ने। किसने की भाई? सामंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहाँ पर राइट है, सामंत सिंह। सामंत सिंह का जो है एक युद्ध होता है दोस्तों कीर्तिपाल से। किससे होता है भाई? कीर्तिपाल। और ये कीर्तिपाल कौन होता है? कीर्तिपाल होता है दोस्तों जालोर के सोहान शासक होते हैं। कहाँ के भाई? जालोर के सोहान जो राजा होते हैं, इनसे मतलब ये जो हैं सामंत सिंह पराजित हो जाते हैं। क्या होता है भाई? देखिए पराजित मतलब जो इनसे ये हो जाते हैं और उसके बाद में ये सामंत सिंह यहाँ पर आते हैं वागड़ क्षेत्र में। कहाँ पर भाई? वागड़ क्षेत्र में आते हैं और 1178 कितने में भाई? 1178 ईस्वी में गुहिल वंश की यहाँ पर नींव है जो ये रखते हैं। वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना ये करते हैं सामंत सिंह। किससे हार जाने के बाद? कीर्तिपाल जो जालोर के चौहान शासक होते हैं उसके द्वारा ये पराजित हो जाते हैं 1178 में। उसके बाद ये आते हैं यहाँ वागड़ क्षेत्र में, इस एरिया में आते हैं, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में ये आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है जो ये वागड़ क्षेत्र की मतलब क्षेत्र में ये गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। गुहिल वंश की ये नींव है जो यहाँ पर डालते हैं। और फिर इन्होंने देखें एक बात करते हैं अपन, देखिए भाई वध पटक। क्या भाई? वध पटक। ये वध पटक या फिर आप इसे बड़ौदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? बड़ौदा। इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था भाई? राजधानी। किसने बनाई? तो आप बात करेंगे सामंत सिंह ने। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है। देखो सामंतवादी प्रथा में राजा द्वारा सामंतों से वसूले जाने वाले करों के संबंध में कौन सा विकल्प असुमेलित है? क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़े, बार बार कहता हूं विकल्प असुमेलित है। क्वेश्चन को पूरा नहीं देखोगे, आंसर को देखते ही लगा दोगे अरे इसका तो ये राइट है भाई, और ये अ को आप आगे देखोगे नहीं कौन सा असुमेलित है या फिर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़े, उसके बाद में उसका मतलब जो आंसर है वो लगाएं। ठीक है भाई? तो देखें सामंतवादी प्रथा में, देखिए सामंतवादी प्रथा में राजा द्वारा सामंतों से वसूले जाने वाले करों के संबंध में कौन सा विकल्प असुमेलित है? तो कौन सा विकल्प यहां पर असुमेलित है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए भाई उत्तराधिकारी असुमेलित हमको बताना है। देखिए उत्तराधिकारी शुल्क, देखिए उत्तराधिकारी शुल्क ध्यान रखना, क्वेश्चन बनने वाला है यहां से। देखिए ये क्वेश्चन नहीं है आपको, इसमें देखिए 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डाल रखे हैं, ध्यान से देखिए भाई। उत्तराधिकारी शुल्क नए सामंत की गदिनसीनी के समय दिया जाता। ठीक है भाई। नियत तो दोस्तों राजकुमारी के विवाह पर दिया जाता था, ये भी राइट है और ये भी बिल्कुल मतलब सही है। गनीम बराड़, तो दोस्तों ये गनीम बराड़ युद्ध के अवसर पर वसूला जाने वाला ये मतलब कर था, बिल्कुल राइट है। तो आप बात करेंगे हल बराड़, तो दोस्तों हल बराड़ घर का कर नहीं था भाई, हल बराड़ घर का कर नहीं था, हल बराड़ करसी कर था। क्या था भाई? करसी कर, करसी कर था, ना कि ये हल जो घर का कर था बल्कि ये करसी कर था। तो आप बात करेंगे असुमेलित की, तो असुमेलित जो है ये 4 नंबर का ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो असुमेलित हैं हल बरहा करसी कर हैं भाई। क्या है? करसी कर हैं।
देखें ये जो है नियत, भाई नियत बराड़ है यहाँ पर देखें। नियत बराड़ को दोस्तों इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दसोद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज ना है, या नियत बराड़ कह दें या फिर नियत कह दें या फिर दसोद कहते हैं, तो ये एक ही है कि राजकुमारी के विवाह पर दिया जाने वाला कर था। ठीक है भाई, कंफ्यूज ना होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसान आंदोलनों में सरकार द्वारा किए गए हत्याकांडों के संबंध में, किसानों के द्वारा जो आंदोलन हुए हैं उसमें सरकार के द्वारा किए गए हत्याकांडों के संबंध में निम्नलिखित कूट फर्स्ट व कूट सेकंड को सही सुमेलित कर सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पर करना है। एक तरफ तो आपको ये हत्याकांड दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसका टाइम है जो दे रखा है, यानी कि समय। ठीक है भाई, देखें गोविंदपुरा, दोस्तों गोविंदपुरा की अपन बात करते हैं तो दोस्तों गोविंदपुरा जो हत्याकांड हुआ था 13 जुलाई 1923 को हुआ था भाई। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हुआ था। याद कर लो, रट लो, भूलोगे नहीं बस। गोविंदपुरा कब हुआ, दोहराइए मेरे साथ, बिल्कुल दोहराते रहिए। 13 जुलाई 1923 को हुआ था। कौन सा अपना इसमें बन जाएगा भाई, सेकंड। तो आप यहां पर सेकंड को लगा दीजिएगा। ठीक है, डाबी, तो दोस्तों डाबी, ये डाबी भाई, डाबी का अपन बात करें यहाँ तो देखें डाबी का जो है ये मतलब डाबी का क्षेत्र है दोस्तों। ये पहली बात तो ये है कहाँ पर, तो डाबी का क्षेत्र है दोस्तों, ये है बूंदी में। कहाँ है भाई, बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी में। फिर देखिए एक बार इनको भी देख लेते हैं अपन, गोविंदपुरा को भी, मतलब एक एक को, या फिर अपन एक बार इनको सुमिलित कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब सुमिलित करने के बाद में अपन इसको थोड़ा अलग से देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो अपन डाबी का देख लेते हैं। आप डाबी जो है बूंदी में है, तो डाबी मतलब जो 2 अप्रैल 1923 में हुआ था, तो 2 अप्रैल 1923 में तो बात करेंगे इसकी, तो अपन यहाँ पर लगा देंगे 3 नंबर का। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं अपन निम्बुसना। तो दोस्तों निम्बुसना जो हत्याकांड है 14 मई 1925 को, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 14 मई 1925 को निम्बुसना हत्याकांड। उसके बाद में बात करते हैं डाबला। तो दोस्तों ये डाबड़ा, डाबड़ा जो है डीडवाना में आता है। कहाँ पर आता है भाई, डीडवाना, डीडवाना, डीडवाना कहाँ पर है भाई, तो आप बताएंगे नागौर में है भाई। कहाँ पर है, नागौर में है। तो ये हत्याकांड कब हुआ, तो ये बात करेंगे 13 मार्च 1947 की। 13 मार्च 1947 को डाबला नामक डीडवाना का जो क्षेत्र है, नागौर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था, डाबला हत्याकांड 13 मार्च 1947 को। फिर बात करते हैं अपन गोविंदपुरा की, वापस यहाँ पर आते हैं। तो देखें एक सेकंड के लिए अपन इसको थोड़ा देखते हैं, यहाँ क्लियर करते हैं। ठीक है भाई, देखिए गोविंदपुरा की अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बात, ये गोविंदपुरा जो स्थान है, यहाँ पर कुछ किसान मतलब आंदोलन के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं। जहां पर अपन बात करें इकट्ठा हुए किसानों पर एक ट्रेस, देखें जिस अधिकारी का नाम था उसका नाम था ट्रेस। ट्रेस के आदेश के अनुसार किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिस अंधाधुंध फायरिंग में दोस्तों रूपा जी देखे भाई, रूपा जी धाकड़ और यहाँ पर करपा जी धाकड़, करपा जी ये भी धाकड़ी थे। ठीक है, करपा जी धाकड़ ये दोनों यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो देखें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि रूपा जी धाकड़ और करपा जी धाकड़ जो किसान थे किस आंदोलन में शहीद हुए थे, तो आप बात करेंगे गोविंदपुरा के आंदोलन में। गोविंदपुरा के मतलब आंदोलन में ये शहीद हुए थे। किस हत्याकांड से संबंधित हैं, तो आप बात करेंगे गोविंदपुरा हत्याकांड से ये संबंधित हैं। फिर बात करते हैं अपन डाबी। तो डाबी कहाँ पर है, बूंदी में है, ये आपको बताए रखा है। यहाँ पर भी देखें एक डाबी की बात करें, यहाँ पर डाबी, तो दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेते हैं डाबी। डाबी के क्षेत्र की बात करें तो इकराम, देखिए इकराम हुसैन,
इकराम हुसैन ने यहाँ पर क्या चलाई थी? गोलियां। भाई गोलियां ही तो होती थी पहले, वो चलाते थे, ठीक है, क्योंकि उनको ये मतलब सामंतवादी जो सिस्टम था उनका, उनके जो विपरीत जाते थे तो वो उनको मतलब दमन करना, उसको कुचलना आंदोलन को, उसके अकॉर्डिंग गोलियां चलाई थी। जहां पर अपन बात करें तो इसमें कौन से मतलब जो शहीद हुए थे लोग, उनकी बात करते हैं तो इन यहाँ पर जो दोस्तों शहीद हुए थे, नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर। देखिए नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। क्वेश्चन की, मेवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प को छांटिए। तो मेवाड़ प्रजामंडल के मतलब सही विकल्प को हमको यहाँ पर छांटना है। तो दोस्तों 24 अप्रैल, देखिए 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, बिल्कुल राइट है। पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ लीजिए, सही कहता हूं मैं। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, बिल्कुल राइट है भाई, ठीक है। प्रजामंडल का अध्यक्ष माणिक्य लाल वर्मा, उपाध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, महामंत्री भूरेलाल मियाँ भैया को बनाया गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल गलत है। मेवाड़ राज्य ने 11 मई 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, बिल्कुल राइट है। किसने भाई? मेवाड़ राज्य ने 11 मई 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो बिल्कुल राइट बात है भाई कि गैर कानूनी घोषित इन्होंने कर दिया। वर्मा जी, दोस्तों वर्मा जी ने गांधी जी के कहने पर प्रजामंडल का संचालन अजमेर में, कहां पर भाई? अजमेर में अस्थायी कार्यालय स्थापित कर वहां से इनको मतलब संचालित किया था, वहां से इनकी मतलब वो संचालन इन्होंने किया था। तो अपन बात करते हैं, देखें डी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर राइट है। तो देखें ए राइट है, सी भी राइट है और डी भी राइट है। तो ए बी सी सही है, ए बी सी सही नहीं है भाई, क्योंकि बी यहाँ पर गलत आ रहा अपना। बी और सी सही है, बी यहाँ पर गलत आ रहा, केवल डी सही है। नहीं भाई, डी के साथ ए भी सही है और सी भी सही है, केवल बी गलत है। हाँ बिल्कुल राइट है भाई कि केवल बी अपना यहाँ पर गलत है भाई। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर राजस्थान में विभागों का आवंटन हुआ, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिएगा। न्याय विभाग जोधपुर, कृषि विभाग कोटा, शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज विभाग उदयपुर। तो दोस्तों देखें यहां पर असुमेलित को हमको बताना था। तो देखिए ये न्याय जो विभाग है बिल्कुल जोधपुर में है भाई। कृषि विभाग की अपन बात करें तो कोटा में नहीं है कृषि विभाग, ये जो कोटा में नहीं है दोस्तों, कृषि विभाग है आपका यहाँ पर भरतपुर में। कहाँ पर है भाई? भरतपुर में है भाई कृषि विभाग, ठीक है। खनिज विभाग की बात करें तो ये उदयपुर में है, बिल्कुल राइट है। शिक्षा विभाग की अपन बात करें यहाँ पर तो ये बीकानेर में है दोस्तों, बिल्कुल ये भी राइट है। फिर बात करते हैं न्याय का विभाग जोधपुर में है, देखें। फिर बात करते हैं अपन और भी कुछ विभागों के बारे में, जैसे बात करते हैं वन विभाग। देखिए वन विभाग जो आप जिनमें आप मतलब कर्मचारी अभी बनने वाले हैं कुछ टाइम में, वन विभाग कहाँ पर है भाई? तो आप बात करेंगे कोटा में है। मान के चलो ये क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर मतलब अपन असुमेलित की बात करें तो 2 नंबर असुमेलित था, जो कोटा में नहीं है। कृषि विभाग भरतपुर में है भाई। तो कोटा में क्या है? कोटा में है अपना वन विभाग। कोटा में क्या है भाई? वन विभाग है, ध्यान रखना। देश हितैषणी सभा कौन सी सभा है भाई? देश हितैषणी सभा का गठन किस समस्या के समाधान हेतु किया गया? वह कौन सी समस्या थी जिसके लिए देश हितैषणी सभा का गठन करना पड़ा? बताएं भाई।
राजपूतों के विवाह खर्च संबंधी समस्या, राजपूतों के विवाह खर्च संबंधी समस्या बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इस समस्या के लिए देश हितैषणी सभा की जो है स्थापना यहाँ पर करनी पड़ी। समाचार पत्र को हाड़ौती क्षेत्र, कौन सा समाचार पत्र है जिसको हाड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करने का श्रेय दिया जाता है? तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, राजस्थान प्रजा सेवक। दोस्तों बात करेंगे अपन राजस्थान समाचार पत्र की। किसकी बात करेंगे भाई? राजस्थान समाचार पत्र की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट है कि राजस्थान समाचार पत्र को हाड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक जनजागृति उत्पन्न करने का श्रेय है जो दिया जाता है। फिर बात करते हैं कि इसका प्रकाशन, यानी कि राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो आप बात करेंगे, देखिए भाई, ऋषि दत्त मेहता के द्वारा इनका मतलब राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन दोस्तों ऋषि दत्त मेहता के द्वारा किया गया, जो हाड़ौती क्षेत्र मतलब कि उसमें देखें यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक जनजाति उत्पन्न करने का इसको श्रेय या जो दिया जाता है। तरुण राजस्थान की अपन बात करें तो दोस्तों तरुण राजस्थान ये राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा भाई? देखें, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। राजस्थान केसरी की अपन यहाँ पर बात करें तो राजस्थान सेवा संघ द्वारा ये जो समाचार पत्र हैं ये इनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, दोनों तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी। ठीक है भाई, तो ये राजस्थान है जो ये प्रकाशन की इसकी बात करेंगे तो ऋषि दत्त मेहता के द्वारा, बाकी तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी दोनों यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? देखिए भाई, असुमेलित युग्म यहां पर अपने को बताना है कि कौन सा है। बात करेंगे नृत्य गणेश दोस्तों अलवर में है, बाजना गणेश सिरोही में है, बिल्कुल राइट है। हैरम्ब गणेश बीकानेर में है भाई। बोहरा गणेश राजसमंद में नहीं है भाई, राजसमंद में नहीं है तो कहां पर है? उदयपुर में है भाई बोहरा गणेश। कहां पर है भाई? उदयपुर, उदयपुर में है भाई बोहरा गणेश, राजसमंद में ये नहीं है। फिर बात करते हैं मोती डूंगरी गणेश, देखे मोती डूंगरी गणेश, मोती डूंगरी गणेश दोस्तों ये है जयपुर में। कहां पर है भाई? जयपुर में है। फिर बात करते हैं अपन खोड़ा, देखिए भाई खोड़ा गणेश, तो दोस्तों खोड़ा गणेश है आपका किशनगढ़। किशनगढ़ कहां पर है? तो आप बात करेंगे अजमेर में है भाई, किशनगढ़ अजमेर में खोड़ा गणेश हैं। फिर बात करते हैं खेड़ गणेश, गणेश जी के काफ़ी मंदिर हैं राजस्थान में, तो खेड़ गणेश की बात करेंगे अपन। ये खेड़ है जो कहाँ पर है भाई? खेड़ बाड़मेर में है, बाड़मेर में है खेड़। उसके बाद अपन बात करते हैं मुरला गणेश, देखिए मुरला गणेश, मुरला गणेश कहाँ पर है भाई? तो बात करेंगे अपन डूंगरपुर में है भाई। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और एक और गणेश जी का मंदिर है जो है त्रिनेश, क्या भाई? त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश ये कहाँ पर हैं? तो त्रिनेत्र गणेश दोस्तों काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये रणथंभौर दुर्ग में है। कहाँ पर है भाई? देखिए रणथंभौर के किले में है, रणथंभौर दुर्ग में ये बना हुआ त्रिनेत्र गणेश। तो सही असुमेलित युग्म अपना 4 नंबर था। बोहरा जो गणेश है ये राजसमंद में नहीं होके उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर में। सारबेंत लोकनाट्य मूल रूप से कहाँ का है? सारबेंत लोकनाट्य मूल रूप से कहाँ का है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हैदराबाद या फिर आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों ये मूल रूप से है जो अफगानिस्तान का है। कहाँ से मतलब कहाँ का है? सारबेंत लोकनाट्य मूल रूप से अफगानिस्तान का है। कहाँ का है भाई? अफगानिस्तान का है, याद रखोगे, भूलोगे नहीं। फिर बात करते अपन कि इस लोकनाट्य को सर्वप्रथम स्थानीय क्षेत्र में मतलब ये लोकनाट्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आप बात करेंगे यहाँ पर करीम खां और इनके साथ में थे खलीफा
देखिए खलीफा करीम खान, करीम खान, इन दोनों ने इस लोकनाट्य को स्थानीय क्षेत्र में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित महल एवं उनके निर्माताओं के युग्म को सही सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपको यहाँ पर महल दे रखे हैं और दूसरी तरफ हैं उनके जो है निर्माता। ठीक है भाई। शीश महल की बात करें दोस्तों तो शीश महल है जो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया। शीश महल मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया। तो सवाई माधो सिंह, प्रताप सिंह, तो जयसिंह कहाँ पर है भाई? ये अपना ऑप्शन नंबर इसमें देखिए तीन आ जाएगा। पहले का मोती डूंगरी। तो मोती डूंगरी की बात करें दोस्तों तो मोती डूंगरी सवाई माधो सिंह के द्वारा मतलब इनका निर्माण करवाया गया है मोती डूंगरी का। जलमहल की बात करें तो जलमहल दोस्तों सवाई जय सिंह के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया। हवा महल की बात करेंगे आप सवाई प्रताप सिंह के लिए। ठीक है। तो शीश महल का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा मतलब करवाया गया। मोती डूंगरी का निर्माण दोस्तों सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। जल महल का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। और हवा महल की बात करेंगे आप यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह के लिए। शीश महल की अपन बात करें तो इसको एक दो और नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने खास, या फिर आप इसको जय मंदिर, देखिए जय मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं। शीश महल को दीवाने खास या जय मंदिर के नाम से भी इनको जानते हैं। और बात करते अपन कवि बिहारी की तो दोस्तों कवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम के नाम से भी पुकारा है। दर्पण धाम, दर्पण धाम के नाम से कवि बिहारी ने मतलब कवि बिहारी ने दर्पण धाम किसके लिए प्रयोग किया है? तो आप बात करेंगे शीश महल के लिए। देखिए फिर है ये जलमहल। तो दोस्तों जलमहल जो है मान सागर झील पर जो ये बना हुआ है जलमहल। हवा महल, हवा महल का जो दोस्तों निर्माण है जो आपने यहाँ पर देखा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया 1799 में। कब करवाया भाई? 1799 में। और इसके वास्तुकार की अपन बात करें, वास्तुकार, तो दोस्तों इसके जो वास्तुकार थे वो थे लाल संत। कौन थे भाई? लाल संत। लाल संत इसके वास्तुकार थे हवा महल के। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के संबंध में असत्य कथन आपको यहां पर बताना है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट लेवल के एग्जामों में। असत्य कथन किसके बारे में भाई? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के संबंध में असत्य कथन आपको यहां पर बताना है। इन्हें राजस्थान का गिरबन कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। राजस्थान का गिरबन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो आप बात करेंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा के लिए। इनका जन्म रोहिड़ा गांव में हुआ। बिल्कुल राइट है भाई। ठीक है। वह महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दरबार में रहे थे। अरे नहीं रहे भाई, ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दरबार में नहीं रहे थे। असत्य का बताना था। असत्य हमारा 3 नंबर हो गया। उनके गुरु कविराज श्यामल दास जो दंतवाड़िया थे ये थे। बिल्कुल राइट है भाई। तो भाई ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दरबार में नहीं रहे थे तो किसके दरबार में रहे थे? तो दोस्तों ये महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में रहे थे। देखिए सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह के ये दरबार में रहे थे। जगत सिंह द्वितीय के दरबार में ये नहीं रहे थे। तो आपने यहाँ पर देखा अपना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है जो असत्य मतलब है जिसको हमने सत्य बनाया है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है?
बताएं भाई। आंबो गीत, तो दोस्तों आंबो गीत नहीं, जोरावा गीत नहीं है भाई। लश्करिया गीत तो बिल्कुल राइट है, लश्करिया गीत है जो राजस्थान मतलब लोक गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है, लश्करिया गीत। कौन सा गीत है? लश्करिया लोक गीत है जो कच्ची घोड़ी नृत्य करते हुए इसको गाया जाता है। फिर बात करते हैं जोरावा गीत। देखें ये जोरावा गीत क्या है भाई, तो दोस्तों ये जोरावा गीत जैसलमेर में, कहां पर भाई? जैसलमेर में दोस्तों पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है जोरावा गीत। कौन सा गीत है भाई? जोरावा गीत। आंबो गीत के बारे में थोड़ा अपन यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों ये गीत है पुत्री की विदाई पर गाया जाता है। किसकी? पुत्री की विदाई के दौरान ये गीत गाया जाता है, आंबो गीत। ठीक है भाई। और लश्करिया गीत आपने देख ही रखा है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। जो सुमेलित युग्म नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। सुमेलित युग्म नहीं है उसके बारे में बताना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर, बिल्कुल राइट है भाई। चोटीला पीर का उर्स जालोर, तो चोटीला पीर का उर्स तो दोस्तों ये जालोर में नहीं है भाई, तो कहाँ पर है? ये है पाली में है भाई। कहाँ पर है? पाली में है। तो ये हमारा जो है जो युग्म सुमेलित युग्म नहीं है। नरहड़ पीर का उर्स बिल्कुल झुंझुनू में है भाई। तारकिन का उर्स की बात करेंगे नागौर में है भाई। तारकिन का उर्स कहाँ पर है? नागौर में है तारकिन का उर्स। जो चोटीला पीर का उर्स है जो जालोर में ना होकर ये है पाली में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीधर अंधारे को कौन सी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है? तो बात करते हैं घाणेराव शैली, नहीं भाई। उनियारा शैली, नहीं भाई। देवगढ़ शैली, बिल्कुल दोस्तों राइट है। श्रीधर अंधारे को देवगढ़ शैली चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इसको जो है प्राप्त है, देवगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं अपन यहां पर। और बात करें अपन कि इस देवगढ़ शैली का प्रारंभ के बारे में, तो दोस्तों देवगढ़ शैली का प्रारंभ देवगढ़ के रावल, कहाँ के भाई? देवगढ़ के रावल कौन थे भाई? बताएं। द्वारका दास, कौन थे भाई? द्वारका दास। द्वारका दास जो यहाँ के मतलब रावल थे, सुंडावत थे। ये कौन थे भाई? सुंडावत के समय में ये मतलब हुआ था इस प्रारंभ, इनके समय में। यानी कि देवगढ़ शैली जो है ये रावल द्वारका दास सुंडावत के समय में इसका प्रारंभ हुआ था। और इस चित्र शैली को दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को मतलब दिया जाता है। फिर बात करते हैं अपन इस शैली की कि सर्वाधिक विकास है जो इस शैली का किसके समय हुआ? तो जय सिंह के समय, महाराणा जय सिंह, महाराणा जय सिंह के समय इसका सर्वाधिक विकास है जो हुआ था। और दोस्तों देवगढ़ शैली पर मेवाड़, मारवाड़, देखिए भाई मेवाड़, मारवाड़ और डुंडाड़ शैलियों का इस पर प्रभाव है जो पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भोपड़ी, देखिए भोपड़ी है क्या है भाई? लाख से बनी चूड़ियां, कागज से बने बर्तन, लकड़ी के खिलौने, तांबे के बने बर्तन। तो लाख से बने चूड़ियां भाई, लाख की बनी हुई चूड़ियां क्या कहलाती हैं? भोपड़ी कहलाती हैं। और लाख का जो कार्य करते हैं ना दोस्तों, इस लाख का कार्य जो करते हैं जो उन व्यक्तियों को मणिहार कहते हैं। मणिहार कहा जाता है जो कार्य करते हैं। लाख का कार्य करने वाले लोगों को मणिहार के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं इनके लिए कोई प्रसिद्ध तो होगा ना, तो दोस्तों बात करते हैं अपन जयपुर। देखिए जयपुर के अयाज, दोस्तों जयपुर के अयाज अहमद
जो हैं वो लाख के काम के लिए प्रसिद्ध हैं भाई। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मुहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये लिंग के आकार में दिखाई गई है? नहीं भाई, ये योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई हैं, बिल्कुल राइट हैं। ये पशुओं से घिरी हुई हैं, बिल्कुल राइट हैं। ये एक नारी आकृति के साथ दर्शाई गई है? नहीं दर्शाई गई हैं। जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है? नहीं भाई। उपरोक्त में से वे कौन कौन से सही कारण हैं जिनके उक्त आकृति के शिव की होने की पहचान की जा सकती हैं? तो दोस्तों अपन बात करेंगे इसमें देखिए बी और सी की। किसकी? बी और सी की। ठीक है भाई, बी और सी। मतलब देखिए उपरोक्त में से कौन कौन से सही कारण है जिनसे उक्त आकृति के शिव की होने की पहचान की जा सकेगी? तो आप बात करेंगे बी और सी, यानी कि ये योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई हैं, बिल्कुल राइट है भाई। ये आप जो ये पशुओं से घिरी हुई हैं तो ये भी राइट है, बी और सी की बात करेंगे सही ऑप्शन के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की। निम्नलिखित कौन सा है जो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा धारण नहीं की गई? विचित्र चित्र और मत विलास, तो ये तो है भाई, बिल्कुल राइट है। प्रिय दर्शक और दक्षिणापति, ये नहीं है दोस्तों, दूसरा नंबर नहीं है। गुणभार और शत्रुमल हैं। ललिता कुर और संकीर्ण जाति, बिल्कुल ये भी हैं। तो आप बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 की, ये नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। इनकी जो धारण नहीं की गई हैं वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रिय दर्शक और दक्षिणापंतम। तो जिन मानसूनी हवाओं के कारण प्रारंभिक ईस्वी शताब्दियों में भारत का पश्चिमी जगत के साथ व्यापार सुगम हुआ, विश्वास किया जाता है कि उनका पता लगाया था किसने भाई? हिप्पोपोस ने। किसने लगाया भाई? हिप्पोपोस ने लगाया था। फिर बात करते हैं कि हिप्पोपोस था कौन भाई? तो दोस्तों हिप्पोपोस ईसा की पहली सदी, देखिए ईसा की प्रथम सदी, दोस्तों ईसा की प्रथम सदी में हिप्पोपोस नामक एक ग्रीक ये नाविक था। कौन था भाई? नाविक था, यानी कि ग्रीक नाविक था ये। और फिर इन्होंने अरब सागर जो है अपना, देखें अरब सागर, दोस्तों इन्होंने मतलब ये ग्रीक नाविक था हिप्पोपोस ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की मतलब जो है जानकारी इसने दी थी। लेख युक्त और रूप चित्रा के सिक्के सर्वप्रथम भारत में जारी किए गए थे, किसके द्वारा? लेख युक्त और रूप चित्रांकित सिक्के सर्वप्रथम भारत में जारी किए गए थे। शुंगों द्वारा नहीं, शकों द्वारा नहीं, हिंदू यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा भाई? हिंदू यूनानियों के द्वारा। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे कि देखिए पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, तो देखें पुर्तगाल हो जाएंगे सबसे पहले, यानी कि 1 नंबर पर पुर्तगाल, सी करेंगे अपन यहाँ पर सी। फिर दूसरी बात करेंगे अपन यहाँ पर डच आए थे दूसरे नंबर पर, तो बी हो जाएगा। फिर तीसरे की बात करें तो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज, तो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आए थे फ्रांसीसी, यानी कि डी हो जाएगा। CBAD, तो दोस्तों CBAD किस में है यहाँ पर देखें CBAD, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं सर्वप्रथम, देखिए अपन बात करें मतलब पुर्तगालियों के बारे में, तो दोस्तों 1503 में, कहाँ पर भाई? 1503 में, और कहाँ पर? तो कोचीन में। कहाँ पर?
कोशीन में इन्होंने सर्वप्रथम 1503 में अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। क्या? व्यापारिक एक कोठी स्थापित इन्होंने की थी। निम्नलिखित दो व्यक्तियों में से एक कथन व एक कारण दिया गया है जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन यहां पर दे रखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। किसके द्वारा? इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। कारण आर, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर सुनिएगा। देखें, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है? नहीं भाई, ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, ये भी नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर यहां पर गलत है। तो बिल्कुल राइट है भाई, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए, ए सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाएगा। बिल्कुल राइट है भाई, लेकिन आर है जो गलत है। क्या है? आर गलत है। ए आपका यहां पर है जो सही है। ए गलत है परंतु आर गलत है। नहीं भाई, अपना ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। वह कौन चोल नरेश था जिसने शासन काल में तंजौर के वरददेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ? राजाधिराज प्रथम? नहीं। कुंतुतुंग प्रथम? नहीं। राज प्रथम, राजराज प्रथम। बिल्कुल राइट है भाई, ऑप्शन नंबर 3। मुगल या मदद ए मास किसे कहा जाता था? मुगल कालीन लगान मुक्त भूमि जो विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। बिल्कुल भाई, इसे ही कहा जाता था। यानी मुगल कालीन लगान मुक्त भूमि जो विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी उन्हें मदद ए मास कहा जाता था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पदाधिकारी और कार्य यहां पर दिया हुआ है। देखिए, पेशवा, तो दोस्तों पेशवा सामान्य प्रशासन, तो बिल्कुल राइट है भाई। पेशवा यानी कि सामान्य प्रशासन। अमात्य, अमात्य यानी आय और व्यय का प्रभारी। बिल्कुल ये भी राइट है। अमात्य आय और व्यय का प्रभारी। सचिव की बात करें तो राजा के पत्रासार और गृह मामले देखता था ये। सुमंत की बात करें तो विदेश संबंधी मामले ये देखता था। तो आप बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि सभी यहाँ पर एकदम से सुमिलित हैं, मतलब सभी अपने अपनी जगह सही हैं। यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखिए टोटल 25 क्वेश्चन, जिनको हमने 100+ क्वेश्चनों में बदला। इन 25 क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश की। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीतू जी क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।